द केरला फिल्म स्टोरी आजकल काफी चर्चाओं में चल रही है, लेकिन इस फिल्म पर विपक्ष को इतनी दिक्कतें क्यों हैं? विवादों के बाद कई राज्यों में फिल्म को बैन कर दिया गया है, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर छिड़ा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। फिल्म समाज का आईना होती है, ये बात न जाने कितनी बार और कितनी जगह कही गई, लेकिन वर्तमान समय में कुछ ऐसे आईनों पर राजनीति की एक परत चढ़ती जा रही है। इसे राजनीति की इस परत से अलग करके देख पाना मुश्किल होता जा रहा है। किसी फिल्म का कई राज्यों में टैक्स फ्री होना और नेताओं का फिल्मों को समर्थन करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार एक फिल्म का नाम चुनावी सभाओं में भी बार बार दोहराया गया। पश्चिम बंगाल में फिल्म पर पाबंदी के खिलाफ इसके मेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने तमिलनाडु में भी सिनेमा घरों के बाहर सुरक्षा मुहैया कराने की अपील कर दी, क्योंकि वहां कानून व्यवस्था खराब होने का हवाला देते हुए मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी है। तो क्यों हो रहा है इस फिल्म को लेकर इतना विवाद और इस पर बैन लगाना कितना उचित है, आज हम इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। सुदीप्तो सेन निर्देशित फिल्म द केरला स्टोरी केरल की उन हिंदू महिलाओं की कहानी है जिन्हें धर्मांतरण के बाद सीरिया ले जाया गया। फिल्म के ट्रेलर का एक डायलॉग कुछ यूं है, यह एक ग्लोबल एजेंडा है, अगले 20 साल में केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। इस फिल्म को पहले मध्य प्रदेश ने टैक्स फ्री किया, उसके बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश ने भी टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन इससे उलट पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी। बंगाल की टीएमसी सरकार का कहना है कि फिल्म से राज्य की शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी। उधर तमिलनाडु ने फिल्म को आधिकारिक रूप से बैन नहीं किया, लेकिन ये राज्य में कहीं भी स्क्रीनिंग नहीं हो रही। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर झारखंड में भी घमासान मचा हुआ है। झारखंड ने भी सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने इस फिल्म को लेकर विवाद जताया। उनका कहना है कि बीजेपी के लोग सिनेमा घरों में बैठकर फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें असली मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। मैं द केरल स्टोरी पर बैन लगाने की मांग करता हूं। बीजेपी की ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस फिल्म को झारखंड में भी बैन करने की मांग चल रही है। फिल्म झारखंड की संस्कृति के खिलाफ है। इरफान अंसारी धमकी दे चुके हैं कि झारखंड में इस फिल्म को नहीं लगने देंगे। यदि फिल्म सिनेमा घरों में चली तो तोड़फोड़ कर देंगे। द केरल स्टोरी फिल्म में केरल राज्य के हालात के बारे में बताया गया। फिल्म में दावा किया गया कि यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। इसके बावजूद भी इस फिल्म को लेकर केरल में घमासान मचा हुआ है। केरल राज्य में भी इसे बैन करने की मांग की जा रही है। केरल की राजनीतिक पार्टियां भी इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रही है। दरअसल राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि इस फिल्म में कई आपत्तिजनक चीजें दिखाई गई हैं। वहीं तमिलनाडु सरकार ने रविवार यानी 7 मई को फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन लगाया था। तमिलनाडु सरकार का इस मामले में कहना है कि इस फिल्म की वजह से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। हालांकि तमिलनाडु में द केरल स्टोरी फिल्म को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में फिल्म पर कल यानी 8 मई बीते सोमवार को बैन किया गया। बैन करने का मतलब है कि अब पश्चिम बंगाल में द केरल फिल्म थिएटर पर नहीं दिखाई जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि द केरल स्टोरी फिल्म को बैन करने का फैसला उन्होंने नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया। वहीं ममता बनर्जी सरकार के फिल्म को बैन करते ही केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी नेता तक इसका विरोध करने लगे। फिल्म को एक पक्ष सही बता रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष इसका कड़ा विरोध जता रहा है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैन कर कहा कि जब भी कोई फिल्म अनकही होश उड़ाने वाली सच्चाई सामने लाती है तो ये इकोसिस्टम एक तय पैटर्न की तरह बर्ताव करता है। बोलने की आजादी ऐसे ही तय समूहों तक सीमित की जा रही है। केरल स्टोरी एक आंखें खोल देने वाली फिल्म है। ये केरल को आतंकवाद रूपी दानों से बचाने का समय है। बैन पर जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी ने कहा कि जो लोग केरल स्टोरी को बैन करने की बात कर रहे हैं वो उतने ही गलत हैं जितने वो लोग हैं जो आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बैन करने की मांग कर रहे थे। एक बार अगर फिल्म सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के पास हो जाती है तो किसी को भी अतिरिक्त संवैधानिक प्राधिकरण बनने की जरूरत नहीं है।
फिल्मों को बैन करने का चलन और बैन करने की मांग का चलन हाल फिलहाल में काफी बढ़ चुका है। बीते दिनों शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर भी विवाद शुरू हुआ था। फिल्म के एक गाने में दीपिका पादुकोण के कपड़े के रंग पर लोगों ने आपत्ति जताई थी और फिल्म को बायकॉट करने के लिए ट्विटर ट्रेंड चलाए जाने लगे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिल्मों को बैन करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है कि नहीं। फिल्म के निर्माता विपुल शाह ने कहा कि फिल्म को बैन करना हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। मैं कानून को मानने वाले नागरिक के रूप में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि बुधवार को हम सुप्रीम कोर्ट में इस बैन को चुनौती दे रहे हैं। हमारी फिल्म पर यह बैन असंवैधानिक है और हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि फिल्मों के बैन को लेकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जोड़कर देखना ही ठीक नहीं है। आपको बताते चले कि कोलकाता के हिंदी थिएटर ग्रुप की डायरेक्टर उमा झुंझुनवाला कहती हैं कि फिल्म को या किसी प्ले को बैन करना सही नहीं है, लेकिन एजेंडा के आते ही कोई आर्ट नहीं रह जाती। अगर आप किसी मकसद से फिल्म बनाते हैं तो वो राजनीतिक हथियार बनकर रह जाती है। फिल्मों को बैन करने वाले कदम की निंदा करने के साथ साथ हमें यह भी तो देखना और समझना चाहिए कि आखिर किसी फिल्म को सरकार या एक पार्टी क्यों टैक्स फ्री कर रही है या क्यों प्रमोट कर रही है। जवाब साफ है कि एक पार्टी के एजेंडे के या अनुकूल है। ऐसे में कलाकारों के लिए सिर्फ बैन को अलग थलग करके देखना आसान नहीं रह जाता। पिछले साल मार्च में कश्मीर फाइल्स फिल्म आई। आरोप लगे कि फिल्म में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। फिल्म 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन की पृष्ठभूमि पर बनाई गई थी। इस फिल्म की संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की थी। ये संभवतः पहली ऐसी फिल्म थी जिसके लिए केंद्रीय मंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने जनता से देखने की अपील की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, गोवा, त्रिपुरा और उत्तराखंड सरकार ने इसे टैक्स फ्री किया था। अब बाद में द केरला स्टोरी को लेकर भी कुछ वैसी ही बहस हो गई, लेकिन इस बार फिल्म को चुनाव में भी बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक चुनाव की एक रैली में कहा कि आतंकी साजिश पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं कि केरल स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छंद नीति के आधारित है। देश का एक ऐसा राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस द केरला स्टोरी फिल्म में किया गया है। कांग्रेस देश को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस आतंकी प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ पिछले दरवाजे से सौदेबाजी कर रही है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी कर्नाटक चुनाव की रैली में कहा था, आपके बगल में केरल है, इससे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। क्या द केरला स्टोरी के निर्माताओं को इस बात का अंदाजा था कि फिल्म पर प्रोपोगेंडा होने के आरोप लगेंगे? इस पर विपुल शाह ने कहा कि जब हम फिल्म बनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम कितनी अच्छी फिल्म बनाएं। अगर हम ये सोचेंगे कि फिल्म से विवाद पैदा होगा या हम डर जाएंगे तो हम फिल्म नहीं बना पाएंगे। जब हम फिल्म बना रहे थे तो हमें इस बात का अंदाजा था कि ये कड़वा सच है तो कई लोगों को पसंद नहीं आएगा। वहीं कोलकाता से झुंझुनवाला ने कहा कि स्मिता पाटिल, ओमपुरी, नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी की कई ऐसी फिल्में रही जो समाज का कड़वा सच लोगों के सामने लाई, पर क्या उन फिल्मों को प्रोपोगेंडा कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि उन्होंने दोनों तरफ की कहानी बताई। लेकिन फिल्म में अगर निर्देशक एक तय माइंडसेट के साथ कहानी कर रहे हैं तो ये परेशानी वाली बात होगी। ऐसी फिल्में पढ़ी लिखी आबादी के लिए नैरेटिव सेट करती हैं। तब उस तबके को पता है कि उसकी राजनीति और विचारधारा किशोर है, लेकिन समाज का कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ तबका इन बातों से बहुत प्रभावित होता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म कितनी रिसर्च कर रही है, वो फिल्म देखते हैं और उसे सच मान लेते हैं। इसी तबके के लिए ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं जो एजेंडा सेट करें। इस फिल्म के ट्रेलर में कहा गया है कि 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण करके उन्हें कथित इस्लामिक स्टेट में शामिल किया गया। 32,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन फिल्म में कहीं ना कहीं बताया गया है कि यह आंकड़ा आखिर कहां से लिया गया। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर की ओर से पेश हुए वकील रवि कदम से पूछा कि 32,000 लड़कियों का आंकड़ा कहां से आया। इसके जवाब में कदम ने कहा कि यह निर्माताओं को मिली जानकारियों पर आधारित है। हालांकि फिर उन्होंने इस जानकारी को हटा लेने की बात कही। ट्रेलर में से यह आंकड़ा अब हटा दिया गया है। अब इस
इसमें 32,000 लड़कियों का जिक्र हटाकर 3 लड़कियों की सच्ची कहानी कर दिया गया। हाल ही में फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि 32,000 का आंकड़ा मायने नहीं रखता। अगर एक भी लड़की का धर्मांतरण होता है या लड़की धर्मांतरण का शिकार होती है तो ये मायने रखता है। 32,000 एक आर्बिट्री नंबर है और जिसका कुछ तथ्य समर्थन करते हैं। फिल्म के निर्माता विपुल शाह ने कहा कि 32,000 के आंकड़े पर अब कुछ नहीं कहना, ये मामला कोर्ट में है तो इस मामले को हम कोर्ट में ही देखेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि पहली नजर में फिल्म के ट्रेलर का मकसद राज्य के खिलाफ प्रोपेगेंडा और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद का मुद्दा ऐसा है जिसमें जांच एजेंसियां, अदालतें और केंद्रीय गृह मंत्रालय भी खारिज कर चुका है। यह मुद्दा अब केरल को लेकर उठाया जा रहा है और ऐसा लगता है कि इसका मकसद दुनिया के सामने राज्य को बदनाम करने का है। एक तरफ तो दावा किया जा रहा है कि सच्ची घटनाओं पर आधारित ये फिल्म है और वो सच्ची घटनाएं हैं। अगर आंकड़ों से देखें तो सिर्फ स्क्रीन पर एक मंतव्य डालने या 2-4 पंक्तियों में लिखने की घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं के सोर्सेस क्या है ये स्पष्ट होना चाहिए था। फिल्म देखते हुए कई बातें गौर करने वाली हैं। वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इस एक सच्ची घटना के नाम पर बताया गया कि परिवार के लोगों से बात हो रही है। ये सब कुछ देखने के बावजूद शुरू में ये बात भी कही जाती है कि टोटल फिक्शन है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अगर सच्ची घटनाएं है तो डॉक्यूमेंट्री होगी, तो ये डॉक्यूमेंट्री नहीं फिल्म है, और फिल्म है तो फिक्शन है, फिक्शन है तो सच्ची घटनाओं का फिक्शनलाइज भी किया गया है। निर्माताओं की तरफ से कहीं ना कहीं एक चालाकी भी बरती गई है, ऐसा लोगों का मानना है, जो विपक्षी पार्टियां हैं या फिर जो लोग इस फिल्म को देखकर रिव्यू कर रहे हैं। कुछ लोग उस फिल्म में उस चालाकी को समझ भी पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं और वो इसके खिलाफ भी जा रहे हैं, क्योंकि जो दिखाया और बताया जा रहा है क्या वह वास्तविक सच है और सच के पीछे ध्येय क्या है। क्या सच के पीछे ध्येय कुछ और है? वह ध्येय ज्यादा स्पष्ट हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस फिल्म का समर्थन करने लगे और तमाम बातें करने लगे। गौर करने वाली बात है कि पिछले 10 सालों में 2 फिल्में उनको अच्छी लगी जिनके समर्थन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। पहली फिल्म थी द कश्मीर फाइल्स और दूसरी फिल्म ये है। तो इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। आखिर क्या बात है इस फिल्म की, वैचारिकी क्या है जो हमारे प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं को यह फिल्म पसंद आ रही है। अगर आप उन सारी रेखाओं को जोड़ेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि बैन लगाना कहां तक उचित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में शांति बनाए रखने का हवाला देते हुए इस फिल्म पर बैन लगा दिया। किसी भी कला के माध्यम पर जब चाहे किताब हो चाहे फिल्म हो, बैन लगाना कहां तक उचित है। जहां तक मेरा मानना है कि प्रतिबंध तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम पहले भी देख चुके हैं कि कानून और व्यवस्था के मामले को उठाकर या कानून व्यवस्था के बहाने जो भी ऐसी कृति होती है, फिल्म हो या किताब हो, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। भारत में पहले भी लग चुका है और अभी भी ये लगा है। ये मामले सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, तो अब देखिए कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्या अब डिसीजन लेता है। लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला अगर राज्य देते हैं तो ये कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो उनकी है, तो इसका हवाला देते हुए बैन लगाना कहां तक सही है। सवाल उठ रहा है कि बैन की मांग जब राइट विंग की ओर से उठती है तो लिबरल्स इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़कर उनकी कड़ी आलोचना करते हैं। पर क्या यही बात उन पर भी लागू होती है? जब फिल्म सेंसर होकर रिलीज हो गई है तो या तो विपक्ष इसे इस फिल्म को पसंद कर नहीं करता, अगर वो इसको रुकवाना चाहता है तो उसे कोर्ट जाना चाहिए और सेंसर के खिलाफ फिर वहां अपील जमा करें। उसके बाद जो भी निर्णय हो कोर्ट का, तो आप सेंसर के खिलाफ भी जा सकते हो और सेंसर होने के बावजूद आप चाहें तो उसका विरोध कर सकते हैं और मामले को कोर्ट तक ले जा सकते हैं। लेकिन वो एक संवैधानिक मामला होता है, लड़ाई लंबी होती है और ये तत्कालिक फैसला होता है कि आप बैन कर दो, ना चलने दो। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि फिल्म किस ध्येय से बनाई गई, कितनी सच्चाई जाहिर करती है और यह भी स्पष्ट है कि क्यों बैन किया जा रहा है। दोनों ही कोर्ट्स ने साफ कह दिया है कि हम रोक नहीं लगा सकते क्योंकि उसके लिए कोई उचित ठोस तथ्य आपने पेश नहीं किया। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि फिर फिल्म सेंसर बोर्ड की क्या जरूरत रह जाएगी अगर सरकारें और लोग ही तय करेंगे कि क्या चलेगा क्या नहीं। वैसे ये विवाद आज का नहीं है, यह विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। जब भी कोई सत्ता में रहता है या विपक्ष में रहता है, उनके बीच ऐसे संवेदनशील मामलों पर बहस विवाद होता रहता है।
बैन कल्चर से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो फिल्म इंडस्ट्री होती है। पिछले दिनों कई फिल्म मेकर्स ने अपील भी की। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे थे, तब उनके सामने फिल्म मेकर्स ने भी अपील की थी कि इस तरह की फिल्मों को देखने से रोका ना जाए, उन्हें बैन ना किया जाए। फिलहाल द केरल स्टोरी फिल्म का विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां पर इसके मेकर्स ने द केरल स्टोरी फिल्म पर लगे बैन को हटाने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। तमाम बड़ी खबरों पर यूं ही बनी रहेगी हमारी नजर। आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।